Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will start part second of monetary policy. राइट पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, उसको सबसे पहले उसको देखो जिसने नहीं देखा है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट सेकंड देखना होगा. राइट, I am presenting this lecture through Triple S, one of the बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन. आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा फ्री एजुकेशन के लिए. राइट, सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू समित सर हु इज प्रोवाइडिंग दिस फ्री एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ यू. राइट, अब इसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेसी एक्ट. हमें पढ़ना है 2002 का. एंड हम बात करने वाले इसमें सिबिल के बारे में. जो भी हमने एनपीए का इशू पढ़ा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैड लोन्स के बारे में, इसको हम रिकवर कैसे करते हैं, कौन कौन सा एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के जरिए से, उन एक्ट्स का यूज करके हम इन एनपीएस को रिकवर कैसे करते हैं. राइट, और इस सिबिल के बारे में, ये एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो. और इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है ये कैसे क्या किया जाता है, यूज करके जो हमारे पास बैड लोन होता है इसको रिकवर करते हैं. लेकिन इसको समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना जरूरी है. जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये टर्म्स यूज हो जाएंगे इन जो हम पढ़ेंगे सरफेस एक्ट में, इन टर्म्स का यूज हो जाएगा. इसलिए मैं ये यहाँ पर लेकर आया हूँ. सबसे पहले ये टर्म्स, सबसे पहले आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि कोलेटरल किसको बोलते हैं. कोलेटरल आपने सुना होगा नाम, कोलेटरल. द टर्म कोलेटरल रेफर्स टू एनी एसेट और प्रॉपर्टी दैट ए कंज्यूमर प्रोमिसेस टू लेंडर एज बैकअप इन एक्सचेंज फॉर ए लोन. सपोज आप एक एग्जांपल से समझो, आपको ये समझ में आ जाएगा. ये बैंक है, ये पर्सन ए है. पर्सन ए को लोन चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करता है. राइट, तो जब ये लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो बैंक इसको बोल रहा है ठीक है मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसके बदले, कुछ एक्सचेंज में चाहिए मुझे. जो वो पर्सन ए इसको एक्सचेंज में देता है, उसको एक्सचेंज को हम क्या नाम देते हैं, वो एक कोलेटरल होता है. अब ये कोलेटरल क्या क्या हो सकता है, एनी एसेट और प्रॉपर्टी. जो पर्सन ए के पास कोई भी एसेट है, घर पे कोई भी प्रॉपर्टी, इसके पास कार है, इसके पास हाउस है, इसके पास लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, बैंक को दे सकता है एज ए कोलेटरल, एज ए सिक्योरिटी. और उसके बदले बैंक इसको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा. अब बैंक को क्यों चाहिए ये, जो कोलेटरल क्यों चाहिए होता है बैंक को, इसलिए चाहिए होता है क्योंकि अगर पर्सन ए को लोन दिया गया है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, ये बैंक है, 10 साल के लिए पर्सन ए को लोन मिलता है. अगर वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा है विद इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक क्या करेगा, जो भी इसने कोलेटरल रखा होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है बारोवर और किसके बीच में, बैंक के बीच में, बारोवर और बैंक के बीच में एग्रीमेंट होता है. जब ये पर्सन ए जो है ये इसको लोन नहीं दे पा रहा है, वापस रिपे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, इसका जो ये प्रॉपर्टी जो है, इसके जो एसेट्स जो है, इसको ये लीगल तरीके से मार्केट में बेच सकता है. और मार्केट में जितना भी पैसा आ जाएगा और बैंक उस अपना पैसा जो है रिकवर कर पाएगा, इसका जो एसेट होता है उसको बेचकर. राइट, इसका मतलब होता है कोलेटरल. तो यही यहां पर लिखा हुआ है, द टर्म कोलेटरल रेफर्स टू एनी एसेट और प्रॉपर्टी दैट ए कंज्यूमर मतलब बारोवर जो होता है, प्रोमिसेस टू ए लेंडर. लेंडर का मतलब होता है जो लोन देता है, मतलब बैंक की बात की जाती है. एज ए बैकअप इन एक्सचेंज फॉर लोन, किसके बदले ये रखा जाता है, ये कोलेटरल लोन के बदले रखा जाता है. टिपिकली कोलेटरल लोन एग्रीमेंट्स लेट द लेंडर टू टेक ओवर द एसेट. जो कोलेटरल लोन एग्रीमेंट्स होता है, जो ये एग्रीमेंट किया जाता है, लोन को लेने के लिए कोलेटरल रखा जाता है, इसका यूज कौन करता है, लेंडर का यूज करता है, लोन देने वाला यूज करता है इन एसेट्स को क्या करने के, टेक ओवर करने के लिए. अगर इफ द बारोवर फेल्स टू रिपे द डेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो बारोवर होता है, जो लोन लेने वाला होता है, जो ये पर्सन ए है, ये रिपे नहीं कर पा रहा है, जो इसने कर्ज लिया होता है, जो इसने लोन लिया होता है, उसका यूज, उसको उन एसेट्स का यूज बैंक करेगा और अपना जो है पैसा जो होता है वो रिकवर कर लेगा. इसको हम नाम देते हैं कोलेटरल. अब यहां पर आ जाए, आई होप यू आर गेटिंग मी राइट. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनसिक्योर्ड लोन. ठीक है, एन अनसिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन. एन अनसिक्योर्ड लोन इज ए लोन दैट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कोलेटरल. यहाँ पर हमें किसी भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं होती. यहाँ पर हम कोई भी
कोलेटरल नहीं रखते, इसको हम उस लोन को हम नाम देते हैं अनसिक्योर्ड लोन। एग्जांपल्स क्या है, कहां पर हमें कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है? कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए वहां पर आपको कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन चाहिए वहां पर भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट, अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो, स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पर आपको कोलेटरल अप्लाई करने की देने की जरूरत नहीं होती है। उस लोन को क्या बोला जाता है? अनसिक्योर्ड लोन। आप देखो गाइस होता क्या है आगे इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है। हियर ओनली एश्योरेंस ए लेंडर हैज दैट यू विल पे द डेट इज योर क्रेडिट वर्दिनेस एंड योर वर्ड। सिर्फ यहाँ पर एश्योरेंस क्या है? बैंक को क्या एश्योरेंस है? बैंक को यही एश्योरेंस है। सपोज अगर मैं पर्सन ए हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, तो बैंक मुझे लोन देता है, लेकिन मैं क्या एश्योरेंस देता हूँ? मैं बैंक को सिर्फ अपने वर्ड्स बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ बैंक को, मैं आपको ये रिकवर करूंगा, मैं आपको रिपे करूंगा, ये टाइम के बाद मैं क्या करूंगा, आपका सारा लोन मैं रिकवर करूंगा, रिपे करूंगा। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा होता है योर वर्ड। अरे बात समझ, जो आपने उस टाइम बात की होती है उसको कन्विंस करने के लिए, हियर ओनली एश्योरेंस एज ए लेंडर हैज दैट यू विल रिपे द डेट। जो आपने कर्ज लिया है बैंक से, आप वो रिपे करोगे। इज योर क्रेडिट वर्दिनेस एंड योर वर्ड। फॉर दैट रीजन अनसिक्योर्ड लोन आर कंसिडर्ड एज ए हाई रिस्क फॉर लेंडर। और ये रिस्की लोन बनता है। किसके लिए रिस्की लोन बनता है? बैंक के लिए रिस्की लोन बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कोलेटरल नहीं है। अगर ये कल रिपे नहीं कर पाया तो बैंक क्या करेगा? कैसे रिकवर करेगा? क्या बेच सकता है इसका? कौन सा एसेट बेच सकता है? जो कि मैंने अभी बोला था कोलेटरल लोन में, राइट। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर आपको लोन मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल है एजुकेशन लोन, स्टूडेंट लोन, पर्सनल लोन, जो भी होता है। इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, आप इसको ये भी बोल सकते हो कोलेटरल फ्री लोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कोलेटरल फ्री लोन भी इसको नाम दिया जाता है। किसको? अनसिक्योर्ड लोन को दिया जाता है। और क्वेश्चन है कि क्या अनसिक्योर्ड लोन रिस्की होता है या नहीं होता? हाँ, ये हाईली रिस्की होता है। किसके लिए? एक बैंक के लिए, एक लेंडर के लिए। यही लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोलेटरल, ये तो मैंने बोला आपको। नेक्स्ट इज कोलेटरल फ्री लोन का मतलब क्या होता है? कोलेटरल फ्री लोन, ए कोलेटरल फ्री लोन इज ए लोन प्रोवाइडेड टू द बारोवर विदाउट एनी गारंटी। यहाँ पर कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं होती। आप लोन के लिए जाते हो, आपको वो लोन मिलता है। यहाँ पर कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं कोलेटरल फ्री लोन। इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर जानेंगे हम, दिस मीन्स यू कैन approach a lender and borrow money from him at a certain rate of interest even if you have nothing to pledge or invest। ठीक है, आप बैंक के पास जा सकते हो, ठीक है, आप बारो कर सकते हो मनी को। कहाँ से? बैंक से। आपको बैंक प्रोवाइड करेगा लोन, आप उसको क्या करोगे? आप उसको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करोगे, फिर विद इंटरेस्ट के साथ आप इसको रिपे करोगे। इवन कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ प्लेज करने के लिए नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी आपके पास कोई भी चीज़ नहीं जो आप गिरवी रख सकते हो। किसके पास? बैंक के पास। स्टिल आपको लोन मिल जाएगा। और एग्जाम्पल इसके लिए क्या है? पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करो। जैसे मैंने अभी बोला था, पर्सनल लोन फॉर एम्प्लॉयज़ को पर्सनल लोन चाहिए तो वो उनको मिल सकता है विदाउट एनी कोलेटरल। एजुकेशन फ़ी फॉर चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन फ़ी चाहिए तो वहाँ पर लोन फॉर हाउसिंग लोन की बात करेंगे। बिजनेस रिनोवेशन के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, ये कोलेटरल फ्री लोन होता है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। अब हम एक्चुअली आ जाएंगे जो हमारे पास एक्ट है, इसको बोला जाता है सरफेसी एक्ट। देखो, सरफेसी एक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानो। कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या होता है? बैड लोन। बैड लोन, जो भी बैंक ने लोन दिया होता है पर्सन ए को, पर्सन बी को या पर्सन सी को, वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, उसका ईएमआई नहीं आता है, तो दैट मीन्स वो लोन, उसको हम नाम देते हैं बैड लोन। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जो अब परफॉर्म नहीं करता है। क्योंकि एसेट किसको बोलते हैं? बैंक जो लोन देता है वो इसके लिए क्या बनता है? ये बैंक के लिए एसेट होता है। ठीक है,
और हमारे लिए क्या होता है, जो हम लोन लेते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होता है, हमें वो किसी ना किसी टाइम हमें पे करना पड़ता है वापस। लेकिन बैंक के पास एसेट होता है। अब ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ये रिकवर ही नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एट प्रेजेंट जो है करंटली ये बहुत बड़ा इशू है बैंक्स में। जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मेजर इशू है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है लेकिन उतना नहीं है जितना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीए का इशू देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन अगर आपका आएगा कि प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा इशू जो है एनपीए का, क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है या प्राइवेट सेक्टर में, आपको बोलना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, किसमें, एनपीए में। अब इस एनपीए को रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पर सरफेस एक्ट का सबसे फुल फॉर्म सबसे पहले हमें जाना है। सरफेस एक्ट ऑफ 2002 क्वेश्चन आएगा आपको एसएसबी में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सरफेस एक्ट ये कौन सा एक्ट है, ये एक्ट ऑफ 2002 है, ये 2002 में लाया गया है, 2003 में इंप्लीमेंट किया गया, 2004 में या 2001 में, आपको टिक करना है सरफेस एक्ट ऑफ 2002, राइट। तो इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन, SA, ठीक है, SAR का मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, FA इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स, एंड इन्फोर्समेंट, यहां पर ये लिखा है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, इसको सरफेसी शॉर्ट में सरफेसी एक्ट नाम दिया जाता है। अब ये एक्ट है क्या, व्हाट इज दिस एक्ट, राइट, व्हाट्स इट ऑल अबाउट। यहां पर बोला जाता है इस एक्ट क्या, ये एक्ट क्या करता है, दिस एक्ट मेड द बैंक पावरफुल टू रिकवर देयर बैड लोन्स, ये पावर देता है बैंक्स को कि वो अपना बैड लोन को रिकवर करें इस एक्ट के जरिए से, ठीक है, एम्पावर किया जाता है बैंक्स को कि अपना लोन जो है रिकवर करो इस एक्ट के जरिए से। अब इस एक्ट में क्या बोला जाता है, क्या डिटेल है इसमें, क्या इंफॉर्मेशन इसमें, वो हम आगे जान लेंगे। इसी के साथ एक और चीज़ है, इसका नाम है सेबिल। सेबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक ब्यूरो बनाया गया जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन, एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कि सपोज अगर एक कंपनी है, ठीक है, इसने अगर लोन लिया होता है, ठीक है, फिर ये लोन रिपे नहीं कर रही है ये कंपनी, फिर जब ये नेक्स्ट टाइम लोन लेने जाएगा किसी और बैंक के पास, सपोज आप इस तरीके से समझो, अब ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है, तो सॉरी ये बैंक है, ये बैंक एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ये दूसरा बैंक है, बैंक सेकंड के पास, ठीक है, ये बैंक फर्स्ट है, ये बैंक सेकंड है। अब देखो क्या हो जाता है, जो पर्सन ए है, ये बैंक ए, पर्सन ए बैंक फर्स्ट के पास है तो उसको बोलता है लोन चाहिए, बैंक इसको लोन देता है। अब क्या करता है ये इसको, या अब पर्सन ए की मर्जी है, क्या वो इसको वापस रिपे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो हम आगे जानेंगे। अब ये पर्सन ए क्या करता है, नेक्स्ट टाइम पर्सन बैंक बी के पास जाता है और बैंक बी को बोल रहा है मुझे लोन चाहिए, पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पास गया, अब SBI के पास चला गया। अब बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी इसकी जन्म कुंडली निकालेगा। जन्म कुंडली का मतलब क्या, इस पर्सन ने पहले कभी लोन लिया है, कहाँ से लिया है, ठीक है, क्या अगर इसने कहीं से लोन लिया, क्या उसने रिपे किया हुआ है विथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या ये डिफॉल्टर तो नहीं है। डिफॉल्टर का मतलब होता है जो लोन पे नहीं करता है, जो लोन को रिपे नहीं कर पाता, लोन को छोड़ देता है, पैसे ले लेता है बैंक से लेकिन उसको रिपे नहीं कर पाता है, उसको EMI नहीं देता है, उसको बोलते हैं हम डिफॉल्टर, राइट। क्या ये पर्सन ए डिफॉल्टर तो नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बैंक को कौन देता है, ये एक एजेंसी होती है, इसको नाम देते हैं हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक बी को कौन देता है, सिबिल देता है। ये सभी अकाउंट्स जो होते हैं, जो भी लोन के अकाउंट्स थे वो सभी कनेक्टेड होते हैं सिबिल के पास, और ये बैंक बी क्या करता है, ये मैसेज करता है सिबिल को और बोलता है कि इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। ये सभी जन्म कुंडली निकालते हैं और ये फिर सिबिल क्या बोलता है बैंक पर्सन बी को, अगर उसने लोन बैंक ए को नहीं रिपे नहीं किया होता, ये इसको बोल रहे नहीं ये डिफॉल्टर है, और पर्सन बी इसको बोल रहा है मैं आपको लोन, बैंक बी इसको बोल रहा है आई एम सॉरी सर आई कैन नॉट प्रोवाइड लोन टू यू। क्या रीजन से, क्या नहीं, वो डिस्कशन हो रहा है उसका वहां पर या नहीं हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बैंक मैनेजर को इतना पता चल रहा है कि ये डिफॉल्टर है, मैं इसको लोन नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है, ये सिबिल के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आप समझो कि सरफेस एक्ट है क्या एक्चुअल में। अबाउट सरफेस एक्ट, सबसे पहले सरफेस एक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो इसको चैनल को, क्योंकि व्यूज़ जो है जिस हिसाब से व्यूज़ होते हैं उस हिसाब से लाइक्स नहीं होते, तो लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो आप कितना इसको
अच्छे से समझ रहे हो, राइट? आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? तो सरफेस एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक करो आप। ओके चलो, सरफेस एक्ट क्या होता है? सरफेस इज एन एक्ट विच फॉर द फर्स्ट टाइम empower the bank to recover their bad debts by selling the assets of the defaulter, like building, factors, etc., whatever you pledge without the prior permission of the court. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये बोला जाता है सरफेस एक्ट क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जो एम्पावर करता है। किनको एम्पावर करता है? बैंक्स को एम्पावर करता है। और बैंक्स को बोला जाता है जो भी आपका, जो आपके पास एनपीएस हैं, उन एनपीएस को आप रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर करोगे? जो भी आपका बैड डेट है, जो भी आपने कर्ज दिया हुआ है, उसको आप रिकवर कर सकते हो। कैसे? जो भी डिफॉल्टर होता है, उसके जो एसेट्स होते हैं, उसका घर जो है या उसका लैंड है या उसके पास कार है, उसको आप मार्केट में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और वहां से आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, लाइक बिल्डिंग, फैक्टर या बाकी चीजें भी उसके पास होते हैं। वट एवर यू प्लेज, जो भी आपको मिल रहा है उस डिफॉल्टर से, उसको आप क्या कर सकते हो? मार्केट में बेच सकते हो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। आपको कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लेनी है। ये कौन बोल रहा है? ये सरफेस एक्ट बोल रहा है। किनको? बैंक्स को पावर देता है और बोलता है कि आप अपना जो आपने लोन दिया होता है उसका आप एनपीए जो होता है उसको आप रिकवर कर सकते हो। आपको कोई भी रिकवर कैसे कर सकते हो? जो भी उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास लैंड है, जो भी उसके पास चीज़ है, तो उसको आप प्लेज कर सकते हो, उसको आप मार्केट में बेच कर रिकवर कर सकते हो। आपको कोर्ट की परमिशन इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है, इट इज ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ बनाया गया, एक लेजिस्लेशन, लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो कि एम्पावर करता है बैंक्स को फॉर द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज इट एनेबल्स बैंक टू रिड्यूस दियर एनपीए बाय अडॉप्टिंग मेजर्स ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन। ये क्या करता है? ये एनेबल करता है बैंक्स को, ये एम्पावर करता है बैंक्स को कि आप अपना एनपीए जो है इसको रिड्यूस कर सकते हो, इसको रिकवर कर सकते हो। किस तरीके से? आपके पास एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी का यूज करके आप इन एनपीएस का यूज कर ये रिकवर कर। जैसे मैंने कल बोला था, एनपीए, अगर एनपीए 100 करोड़ का है तो ये बैंक क्या करता है? ये एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि मुझे ये 100 करोड़ रिकवर करके दो। और एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी इसको बोले ठीक है, इसमें से मुझे 25 करोड़ मुझे चाहिए, तो बैंक इसको बोला ठीक है, आप 25 करोड़ ले लो और मुझे बाकी जो है जितना भी है 75 करोड़ मुझे रिकवर करके दो। आपको बात समझ में आ रही है? फिर बाकी हेड एक किसका है? एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी, वो कैसे कर सकता है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्वेश्चन अगर है, ऐसा कौन सा एक्ट है जो बैंक्स को एम्पावर करता है, एक अथॉरिटी देता है कि आप जो है एनपीएस को रिकवर कर सकते हो? उस एक्ट का नाम क्या है? सरफेस एक्ट ऑफ 2002। नेक्स्ट, द लॉ कौन सा लॉ? सरफेस एक्ट। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू अनसिक्योर्ड लोन्स। ये लॉ अप्लाई नहीं होगा अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए। अब यहां पर मैंने अभी बोला आपको अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जहां पर कोई कोलेटरल नहीं रखा जाता, कोई भी एसेट नहीं रखा जाता। डेफिनेटली जब आपने कोई कोलेटरल नहीं रखा होता है, आप कैसे क्लेम करोगे इसने मेरे पास लोन लिया है? उसने रखा ही नहीं है आपके पास कुछ जिसको आप उसको फिर लीगली बोल सकते हो कि इस ऐसी एसेट मेरा है, इसको मैं, कि आपने लोन लिया बैंक से, अब इस लोन को आप रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसका एसेट बेच सकते हो, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में आपने कोई कोलेटरल नहीं रखा होता है। तो ये एक्ट उन लोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, जहां पर आपने कोई कोलेटरल नहीं रखा है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया, कोलेटरल लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होता है। लोन्स बिलो ₹1,00,000, अगर किसी ने लोन लिया है, ठीक है, और वो 1 लाख से कम है, उसके लिए आपको ये लॉ लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं उस 1 लाख को रिकवर करूंगा बट थ्रू दिस एक्ट। इस एक्ट को आप यूज नहीं करोगे अगर आपका लोन जो है वो आपने दिया है लेस देन 1 लाख, और रिमेनिंग डेट इज बिलो। अगर किसी ने 1 करोड़ लिया हुआ है लोन, लेकिन उसने वो रिकवर किया है, लेकिन उसका 20% ही बचा हुआ है, उस 20% जो बचा हुआ है उसके बाद तब भी आप उसका यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कुछ पार्ट तो आपने 80% तो रिकवर किया है। जब आप कोई भी लोन देते हो उसका 80% रिकवर करो, इसका 20% बचता है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप सरफेस एक्ट को अप्लाई नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, एप्लीकेबल उसके लिए नहीं है। तो 3 चीजें मैंने यहां पर बोली है। सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर लोन आपने दिया है, बैंक ने लोन दिया किसी पर्सन को लेस देन 1 लाख, तो इसका मतलब इसके लिए भी आपकी इसको क्या कर सकते हो? अप्लाई नहीं कर सकते हो। नंबर 3 जो है, अगर जो आपने लोन दिया होता है आपने उसका 80% रिकवर किया, मतलब 20% बचा
बचा हुआ है, तो दैट मीन्स उसके लिए भी आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ? अब यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर यही लिखा है, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू अनसिक्योर्ड लोन्स बिलो ₹1 लाख और रिमेनिंग डेट इज बिलो 20% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल। जो आपका ओरिजिनल अमाउंट था उसका 20% अगर बच रहा है उसके लिए आप अप्लाई नहीं करोगे इस लोन को। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिबिल? इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अनसिक्योर्ड लोन्स, राइट, ये करेक्ट है। लोन्स बिलो 1 लाख रुपीज, राइट, या रिमेनिंग डेट इज बिलो 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, राइट, ये तीनों के तीन ठीक है। दिस लॉ अलाउड द क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस लॉ के जरिए से, सिबिल के जरिए से आप किसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मैंने कल बोला था इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या होता है, जो भी एसेट्स होते हैं इसको ये रिकवर कर लेता है, ठीक है, और पैसा रिकवर कर लेता है उन एसेट्स को बेचकर, मार्केट में एसेट्स को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने लोन लिया है, वो लोन रिकवर नहीं कर पा रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया बैंक से। अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, उस पर्सन का जो भी एसेट मिल रहा है उसको मार्केट में बेचकर पैसे जितने भी आते हैं उसका जो है जितना अमाउंट इसको रखना होगा वो रखेगा और बाकी किसको देगा, बैंक को देता है। तो यही पर लिखा हुआ, दिस लॉ अलाउड द क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड अलाउड बैंक्स टू सेल देयर एनपीएस टू दीज कंपनीज। और इसी एक्ट के जरिए से बैंक्स को बोला जाता है कि आपके पास जो भी एनपीएस हैं वो आप किसको दे दो, वो आप दे दो किसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। इसका मतलब उन एनपीएस को कौन टेक ओवर करता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ, एक एग्जांपल है यहाँ पर, इन केस ऑफ मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड, एक कंपनी है मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक 2004 की बात की जा रही है। इन केस ऑफ मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक 2004, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट सरफेज एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, सरफेज एक्ट लीगल है एंड शुड बी इन्फोर्स्ड, और इसको इन्फोर्स किया जाता है। और मैंने अभी बोला है कि सरफेज एक्ट में क्या किया जाता है, बैंक्स को पावर दिया जाता है, वो अपना एनपीए जो होता है रिकवर कर सकता है एसेट्स को बेचकर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले ही बोला हुआ है, किसने, क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे ये किसने पहले ही बोला हुआ है, ये इसको लीगली कॉन्स्टिट्यूट करार दिया है, किसने, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है एक केस में कि हाँ जो आप क्या सरफेस एक्ट का यूज करें ये लीगली एप्लीकेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है, ठीक है, और एंड शुड बी इन्फोर्स, और इसको इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी भी बैंक्स को भी बचाना है ना, तो इसीलिए बोला जाता है किसी तरीके से एनपीएस को रिकवर करें, राइट। आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज हम जानेंगे इसमें, वो है अबाउट सिबिल, CIBIL। सिबिल का मतलब क्या, अब रोल देखेंगे सिबिल का। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है सिबिल की, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर फिर से क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सिबिल क्या है, आपको बोलना है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिबिल इज द इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी फाउंडेड इन 2000। तो सबसे पहले क्रेडिट सिबिल क्या है, ये पहला क्रेडिट एक कंपनी है जो कि हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक कंपनी के रिलेटेड या एक पर्सन के रिलेटेड, एक बारोवर के रिलेटेड, कि क्या जब इसने लोन लिया होता क्या इसने वो रिपे किया है या नहीं किया, सब कुछ इंफॉर्मेशन, या जन्म कुंडली जिसको आप बोलते हो, वो सब कुछ हमें सिबिल बताता है। सिबिल collects and maintains record of individuals and cooperative payments related to loans and credit cards. These records are submitted to सिबिल by member banks and credit institutions on monthly basis. देखो एक्चुअली समझो प्रोसेस क्या होता है सिबिल में। ये एक बैंक है, बैंक, ध्यान से समझो इसको, बैंक फर्स्ट, ये बैंक सेकंड, ये बैंक थर्ड, ठीक है, सॉरी ये बैंक थर्ड है। अब देखो पर्सन ए आया सबसे पहले और बैंक फर्स्ट के पास चला गया, 1 करोड़ का लोन लिया। ध्यान से समझो इसको, बैंक ए ने जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ, बैंक ए ने इसको लोन दे दिया, बैंक फर्स्ट ने इसको पर्सन ए को लोन दे दिया और पर्सन ए ने लोन ले लिया, और पर्सन ए को 10 साल के बाद इसको रिपे करना है। लेकिन जब 10 साल हो जाता है ये रिपे नहीं कर पाता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बैंक को ना तो EMI देता है ना कुछ देता है,
ठीक, इसका मतलब ये डिफॉल्टर बन गया। डिफॉल्टर का मतलब होता है जो कि जिसने लोन लिया होता है उसके बाद वो लोन रिपे नहीं कर पाता है, उसको छोड़ देता है, उसको हम डिफॉल्टर का नाम देते हैं। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हो फिर आप रिपे नहीं कर पाते हो, बिल्कुल कोई भी ईएमआई नहीं आप देते हो, अब अपने अगर आप पहले ईएमआई देते थे अब बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन्स उसको आप डिफॉल्टर का नाम पड़ेगा आपको। पहले तो आप बारोवर थे जो लोन लिया आपने, अब बिल्कुल लोन को रिपे नहीं कर पा रहे हो तो आपका नाम पड़ेगा क्या, डिफॉल्टर। अब यहाँ देखो, अब सपोज ये पर्सन ए चालाकी कर रहे हैं, बोल रहा है कि ठीक है मैं इसको लोन रिपे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करेगा, तो चलो बैंक कुछ नहीं करेगा, सपोज मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पर्सन ए को लोन चाहिए, ये पर्सन ए क्या करे, ये बोल रहा है मैं अब बैंक बी के पास जाऊंगा। सपोज जे के बैंक के पास इसने लोन लिया है, अगर जे के बैंक के पास चला जाएगा फिर से, वो लोन तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसने पिछला रिकवर नहीं किया। अब ये बैंक बी के पास जाता है, चलो ये एसबीआई के पास चला गया और एसबीआई को बोल रहा है मुझे लोन चाहिए, और वहाँ का मैनेजर उसको मतलब मोस्ट वेलकम करता है। क्यों, कोई आ गया मेरे पास लोन लेने की, कोई कंपनी है या कोई भी पर्सन है मेरे पास लोन लेने के लिए आ गया, तो ये पर्सन बैंक बी के पास चला गया और लोन लेने के लिए, और मैनेजर उसको क्या करता है, इसको चेयर पे बिठाता है और चाय वाय मतलब पिलाता है वहाँ पर अच्छी तरीके से, ठंडा वंडा सब कुछ पिला देता है। तो जो ही ये वहाँ पर बैठता है तो तब तक क्या करता है, बातों बातों में ही ये बैंक मैनेजर क्या करता है, ये क्या करता है, इसका क्या होता है, सिबिल के साथ हर बैंक को अकाउंट लिंक होता है, सभी इंफॉर्मेशन जो होते हैं हर एक बैंक की किसके साथ, सिबिल के साथ। अब ये इस पर्सन डेफिनेटली जो ये पर्सन आएगा वो अपना नाम तो बताएगा, अपना इंट्रोडक्शन तो बताएगा, अपना फॉर्म तो सब कुछ इसके पास होगा, ठीक है। तो ये मैनेजर क्या करेगा, मैसेज करेगा सिबिल को मैसेज करेगा, ये पर्सन है, इसका एड्रेस है, इसका नाम है, ये काम कर रहा है ऐसे इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो विद इन सेकेंड्स में किसके पास इन्फॉर्मेशन चली आती है, किसके पास, बैंक बी के पास, इसके मैनेजर के पास। और बैंक बी का मैनेजर देख रहा है कि अच्छा इस पर्सन ने जेके बैंक से लोन लिया था 1 करोड़ का, इसने रिकवर नहीं किया, ठीक है, ऐसे ये चीज़ें हैं। तो और वहाँ पर जो रिपोर्ट आ जाएगा किसके पास, बैंक मैनेजर के, और उसको पता भी नहीं चलेगा, पर्सन को पता भी नहीं चलेगा ये मैनेजर कर क्या रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैनेजर इसकी जन्म कुंडली निकाल रहा है, पिछली जन्म कुंडली कि क्या इसने लोन लिया है। और ये पर्सन, ये बैंक मैनेजर जो है ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है वहाँ पर जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, वहाँ पर लिखा होता है ये पर्सन ए जो है ये डिफॉल्टर है, कहाँ, किस बैंक से, जम्मू कश्मीर बैंक से इतना लोन लिया है इसने इतना रिकवर नहीं कर पाया, ये इसलिए रिपे लोन नहीं किया। अब ये बैंक मैनेजर क्या करता है, ये इसको लोन नहीं देता है। फिर इसी तरीके से थर्ड बैंक के पास चले जाओ, फोर्थ बैंक के पास, इसको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, लाइफ में कभी भी लोन इसको नहीं मिलेगा। ये किसका काम है, ये सिबिल का काम होता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्रेडिट के बारे में बैंक्स को इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू एनी पर्सन, रिलेटेड टू एनी कंपनी, राइट। तो ये लिखा हुआ सिबिल क्वालिटी, ये तो मैंने बोला आपको, दीज रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड टू सिबिल, इन रिकॉर्ड्स को सबमिटेड टू सिबिल बाय मेंबर बैंक्स। इन रिकॉर्ड्स को जो एक पर्सन, मतलब फॉर एग्जांपल पर्सन ने लोन लिया होता है और अब वो रिकॉर्ड किसके पास आ जाता है, सिबिल के पास, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो लोन की इंफॉर्मेशन सिबिल के पास आती है, किस पर्सन ने लोन लिया किसने नहीं लिया, ठीक है, एक बैंक का सिबिल के पास। फिर दूसरा बैंक जो होता है वो अप्लाई करता है, दूसरा बैंक जो होता है वो सिबिल को रिक्वेस्ट करता है, सिबिल इसको इंफॉर्मेशन देता है उस पर्सन की जो कि दूसरे पहले बैंक से उस पर्सन की इंफॉर्मेशन सिबिल के पास है। आपको समझ आ रहा है। और ये इंफॉर्मेशन बैंक इनको देता है, जब सपोज अगर मैं बैंक के पास जाऊँगा, मुझे लोन चाहिए जम्मू कश्मीर बैंक के पास, अब जम्मू कश्मीर बैंक क्या करेगा, विद इन मंथ क्या करेगा, मेरी इंफॉर्मेशन सिबिल को दे देगा, ठीक है। इसका मतलब जेके बैंक के थ्रू मेरी इंफॉर्मेशन सिबिल के पास चलेगी कि मैंने लोन लिया है इतना इतना जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बैंक बी के पास जाता हूं तो बैंक बी सिबिल को रिक्वेस्ट करेगा मुझे इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सिबिल के पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो जेके बैंक ने दिया होता है। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस पिछला सेंटेंस था। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड क्रेडिट स्कोर्स विच आर प्रोवाइडेड टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू हेल्प इवैल्यूएट एंड अप्रूव लोन एप्लीकेशंस। उसके बाद क्या किया जाता है, जब सिबिल वहाँ पर रिपोर्ट देता है, सपोज ये पर्सन ए है, ये बैंक के पास जाता है और बैंक रिक्वेस्ट करता है सिबिल को, सिबिल इस पर्सन ए के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और अगर इस पर्सन ए ने कभी लोन नहीं लिया होता है किसी बैंक से, तो डेफिनेटली बैंक बी क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, ये इस पर्सन ए को लोन दे देगा। क्यों लोन देगा, क्योंकि इसने कभी लोन ही नहीं लिया है, इसका बैकग्राउंड जो बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर इस पर्सन ए ने बैंक फर्स्ट से लोन लिया होता है और रिकवर भी किया है टाइम पे,
विद इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट प्रोसेस किया हुआ है। फिर जब ये बैंक सेकंड के पास चला जाता है यही पर्सन ए, और बैंक सेकंड सिबिल को रिक्वेस्ट करता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, बैंक सिबिल इसको इंफॉर्मेशन देता है बैंक सेकंड को पर्सन ए के बारे में, हाँ इसने जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया था और इसने पूरा रिकवर किया है, ये डिफॉल्टर का टैग इसको नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक सेकंड क्या करता है, ये इसको लोन देता है, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है। Since its inception, SEBIL has come to play a critical role in India's financial system। और जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, जब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किसको, SEBIL को, तब से देखने को मिल रहा है कि इसका रोल किसमें ज़्यादा है, मेजर रोल किसमें इसका रहा है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इसका मेजर रोल रह चुका है। इन 2016 में, ठीक है, 82% ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी, किसमें, जो ये कंपनी है, कौन सी कंपनी है, जो SEBIL कंपनी है, 82% ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय ट्रांसयूनियन, ए शिकागो बेस्ड कंपनी। 82% शेयर्स जो है वो किसने रिकवर किया है, वो रिकवर किया है ट्रांसयूनियन, एक शिकागो बेस्ड कंपनी है जिसने 82% शेयर्स को रिकवर किया है, ठीक है। और उसके बाद इस शिकागो बेस्ड कंपनी जिसका नाम था ट्रांसयूनियन, इसको नाम दिया गया था फिर ट्रांसयूनियन SEBIL नाम दिया गया है। एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसयूनियन कंपनी, इसने क्या किया, इसने इस शेयर्स को रिकवर किया है और उसके बाद इसी ट्रांसयूनियन को नाम रखा गया, ट्रांसयूनियन SEBIL नाम रखा गया है। आई होप यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ एक पॉइंट यहाँ पर एक और आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखा है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एसएसबी में, तो रखो इस फैक्ट को भी याद। क्रेडिट कार्ड को नाम दिया जाता है प्लास्टिक मनी, ठीक है, जो आप यूज करते हो प्लास्टिक मनी का नाम। आई होप यहाँ तक ये लेक्चर आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया है, आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू सीरीज क्यों करूँ, जो मैं करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स हर एक मेंशन करो। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो सभी कमेंट्स करें कि आपको कैसा ये लेक्चर जो है कितना अच्छा लगा है, या कितनी इसमें जो है डेप्थ में, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, क्या आपको अच्छा लग रहा है इतने डेप्थ में जाना, क्या कोई फ़ायदा मिल रहा है आपको, वो आप मेंशन करो उसमें, और लाइक भी साथ साथ करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।